अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त अफसोसनाक सूरत हाल है। हर एक घंटे में 4 लोग जान से जा रहे हैं, यानी कि हर 15 मिनट में एक जान। अलार्मिंग सिचुएशन है। अब आप ऐसे में ये सोच रहे होंगे कि मैं आज ही क्यों मास्क पहनकर शो करने जा रही हूँ। तो जो सूरत हाल हमारे मुल्क में है उसको देखते हुए अब हमें खुद ही कुछ करना है। जो मैं कर रही हूँ वो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ एक मास्क पहनकर आप ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी हिफाजत कर सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे स्टूडियोज में सिर्फ एक कैमरामैन और एक मैं हूँ, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपको ये आगाही देने के लिए, मास्क की अहमियत बताने के लिए आज का शो मैं मास्क पहनकर करूँगी। मास्क पहनने से कोरोना का खतरा 50% कम हो जाता है और इस पर अब तहकीक करने वालों का भी यही कहना है कि नाक वो इब्तदाई मकाम होता है जहां फेफड़ों के अमराज फैलना शुरू होते हैं और अगर नथनों की गुजरगाह को फेस मास्क से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा वहां वायरस का इम्कान भी कम होगा। खुदारा ये कर लीजिए, इसको लाजिम समझिए, इस गुजारिश को समझिए। इंतज़ामी मामलात में हुकूमत नाकाम है, सेहत के इदारे संभालने में भी फ्लॉप है। सिंध हुकूमत दावा करती है कि 304 वेंटिलेटर्स हैं, उनमें से सिर्फ 77 वेंटिलेटर्स पर मरीज हैं। तो फिर ऐसे में हमारा सवाल यह है कि बाकी वेंटिलेटर्स कहाँ हैं? जमीन खा गई या आसमान निगल गया या फिर इसके पीछे मामला कुछ और है? लेकिन अब हमें ये मामला पता लगाना है। वेंटिलेटर्स गायब, इंजेक्शंस नायाब और बेड्स का तो आप पूछे ही मत। अब ऐसे में सब आपको खुद करना है। पहले आप ऐसा कीजिए, नौकरी ढूंढें, उसके बाद आप पेट्रोल ढूंढें, खुशकिस्मती से मिल जाए तो फिर नौकरी पे जाए, खुदा ना खास्ता वहाँ आपको वबा लग जाए तो फिर आपको इलाज के लिए बहुत सारी चीज़ें अभी तलाश करनी है। सरकारी अस्पतालों में जगह ढूंढनी है, वो ना मिले तो ऑप्शन निजी अस्पताल है, लेकिन यहाँ ज़रा दिल गुर्दा बड़ा करके हौसला वसी करके जाइएगा और उसके बाद जेब में ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लेकर जाएं जो कि शायद 14-15 दिन में ख़त्म भी हो जाए। अगर आप ये सब अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर आप खुद के लिए और दूसरों के लिए सिर्फ दुआ करें। हो सके तो अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। इस गुजारिश के पीछे खास वजह है। नाजरीन, गुज़श्ता कुछ रोज से ये मामला हम तक पहुंच रहा है कि जो कोरोना से रिकवर्ड मरीज हैं और अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, वही मदद करने से कतरा रहे हैं और कुछ घबरा भी रहे हैं। हालांकि यहाँ जिम्मेदारी आपकी और हमारी है कि हम खुद आगे बढ़कर अपनी अवेलेबिलिटी शो करें और हुकूमत को भी चाहिए कि चारों सूबों के लिए एक सिस्टम बनाए जिसमें एक कॉल पर प्लाज्मा डोनर अवेलेबल हो, क्योंकि हुकूमत के पास कोरोना से सेहतयाब होने वालों का तमाम रिकॉर्ड होता है। आखिर में ये कि हम दूसरे मुल्कों की मिसाल तो दे सकते हैं, फिर हमें उनसे कुछ सीखने में कबाहत कैसी है? इस सवाल का जवाब इस शो में, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। नाजरीन, सिंध में कयामत से पहले कयामत का मंजर है। सिंध बिलखसूस कराची वालों को कोरोना से ज्यादा सूबाई हुकूमत की मिस मैनेजमेंट ने परेशान कर दिया है। न अस्पतालों में जगह, न वेंटिलेटर्स हैं। हमारे प्रोड्यूसर के करीबी अरीबी अजीज इलालत में कराची के हर अस्पताल का दर खटखटाते रहे, मिन्नतें की, लेकिन जगह नहीं मिली और वो मरीज जान से गया। ये कहानी किसी ऐसे शख्स की नहीं, हर गली मोहल्ले में यही हो रहा है। लोग बेबसी के साथ एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल मारे मारे फिर रहे हैं, मगर इंतजामिया का एक ही जवाब है कि वेंट्स दस्तयाब नहीं है। ये वेंटिलेटर जमीन निगल गई या आसमान खा गया? सिंध की वेंटिलेटर की कहानी आज मैं आपको सुनाती हूँ। तो ये थी सिंध की कहानी। 10 मार्च को सूबाई हुकूमत ने 50 वेंटिलेटर्स की खरीदारी के लिए 3 करोड़ रुपए इंडस अस्पताल को जारी किए। 26 मार्च को वजीर आला सिंध का कहना था कि सिंध को 5000 वेंटिलेटर्स की जरूरत है और पहले फेज में उन्होंने 290 खरीदने की मंजूरी दी। फिर 26 मार्च को सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रिपोर्ट जमा करवाई, उसके मुताबिक सिंध में 383 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जिसमें से 144 कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस हैं। 5 मई को तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कहा कि सिंध में 283 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं और हुकूमत ने मजीद 250 आरजी वेंटिलेटर्स खरीदने का फैसला किया, जबकि सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट ने मजीद 163 वेंटिलेटर्स खरीदने का फैसला किया है। अगले ही रोज 6 मई को सूबाई वजीर सेहत अजरा पेचोहो बोल पड़ी कि हम वसाइल को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए मैकेनिज्म बना रहे हैं। क्या उनका कहना था? लेकिन जनाब, 1 माह 4 दिन गुजर गए, ना सिस्टम बना, ना हेल्पलाइन, और अब सूरत हाल ये है कि अगर कराची में आपके किसी अजीज को कोरोना हो जाए तो आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं और वो काम है सब्र, क्योंकि अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर्स नहीं हैं, बाजार में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और
एक्ट्रमा इंजेक्शंस भी नहीं है। फिर 17 मई को वजीर आला मुराद अली शाह का ये कहना था कि सूबे भर में 451 वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं, जिसमें से 109 हमने कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस किए हैं, जबकि इसमें इस वक्त 31 पर और मरीज मौजूद हैं, यानी कि ये अदादोशुमार 30 दिन कबल के हैं। फिर 6 जून को नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें यह बताया कि सिंध को मजीद 52 वेंटिलेटर्स दिए गए हैं। आज वजीर आला सिंध के मुताबिक उस वक्त 77 मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं, और जबकि सूबे में 261 वेंटिलेटर्स मुख्तस हैं, जबकि एनसीओसी के मुताबिक सूबे में इस वक्त 83 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं, जबकि वेंटिलेटर्स की तादाद 304 है। कराची में 214 और हैदराबाद में 20 वेंटिलेटर्स हैं। इन 304 वेंटिलेटर्स में से 99 वो हैं जो गुज़श्ता 10 रोज के दौरान विफाकी हुकूमत ने सूबे को दिए, जिसमें से 25 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स कल ही फराहम किए गए हैं। पिछले 1 महीने से समाने कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में छानबीन की। हमारे नुमाइंदगान ने मुख्तलिफ अस्पतालों में पता किया, लेकिन ना उस वक्त वेंटिलेटर दस्तयाब था और ना ही आज। पहले सूरत हाल बदतर थी, अब नाजरीन बदतरीन होती जा रही है। वेंटिलेटर मिल सकता है या नहीं, अस्पतालों का जवाब क्या है, मैं जरा आपको वो भी सुनवा दूं। तो तमाम तर मामला हमने खोलकर आपके सामने रख दिया। पीपल्स पार्टी से शहला रजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, पीटीआई से हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हलीम आदिल शेख साहब, 304 वेंटिलेटर में से 99 वफाक ने सिंध को दिए हैं। ये 4 महीने से क्या कर रहे हैं ये लोग? वेंटिलेटर्स कहाँ हैं? हलीम आदिल शेख साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शहला रजा साहिबा, तमाम तर सूरत हाल हमने सामने रख दी। सिचुएशन ये है कि यहाँ पर हर 15 मिनट में एक जान जा रही है। ऐसे में सबसे जरूरी चीज वेंटिलेटर अदादोशुमार में है, असल में है कहाँ, गायब कहाँ है ये वेंटिलेटर्स? मैं आपको पूरी तफसील दे दूंगी, क्योंकि जब आप वेंटिलेटर्स की बात हैं तो सिविल हॉस्पिटल कराची में 12 बेड हैं जो वेंट के साथ है, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर में 26 बेड हैं जो वेंट के साथ हैं। हाई डिपेंडेंसी यूनिट अलग है। हाई डिपेंडेंसी यूनिट का मतलब है कि आपके वो बेड जिन पे आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और वेंट वाला मतलब जिसमें जाहिर है कि आईसीयू जिसमें आपको वेंट चाहिए। हर मरीज को वेंट नहीं चाहिए। और ओझा हॉस्पिटल में 10 हैं वेंट के बेड, जेपीएमसी कराची में 22 है, लियारी जनरल हॉस्पिटल में 16 हैं, एनआईसीएच कराची में 2 हैं, एसआईयूटी में 10 हैं, इंडस हॉस्पिटल में 15 हैं। इस तरह ये 113 हुए। और फिर हैदराबाद में जामशोरो में 20 हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज में नहीं है, इंडस हॉस्पिटल बदीन में 4 हैं, और सेवन में 4 हैं, और कोटरी में 3 हैं। इस तरह ये 31 हुए। शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन में जो है नवाबशाह में 14 हैं, और 14 के 14 वेंट हैं ये। और इसके बाद सक्खर में जो है खैरपुर में नहीं है, और जीलानी इंस्टीट्यूट गंबट में 20 हैं, और GMMMC गुलाम मोहम्मद करके जो अच्छा शैला साहबा, ये आप तमाम हॉस्पिटल्स के हमें बता रही हैं। एक मिनट एक और बता दो ना अभी थोड़ा सा। अच्छा बता दीजिए। जैकबाबाद में 2 हैं, और हॉस्पिटल लाड़काना में जो है CMC में 22 हैं। इस तरह ये टोटल 206 हैं। हाई डिपेंडेंसी यूनिट की अलग मैं आपको बता सकती हूँ। इसी तरह जो डॉक्टर्स हैं, जो आईसीयूज हैं, वो बता सकती हूँ, और बेड्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ बेड्स में वो भी बता सकती हूँ 8000। शैला साहबा, यही तो मेरा आपसे सवाल है कि अदादोशुमार में रिकॉर्ड में ये वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन कराची में मिल क्यों नहीं रहे लोगों को ये वेंटिलेटर्स? पहली बात तो ये है कि मरीज हैं कितने वेंटिलेटर पे, और दूसरी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ सूबा सिंध ऐसा है जिसमें प्लाज्मा थेरेपी से 80% लोग जो हैं सेहतयाब हैं, और सूबा सिंध ऐसा है जिसमें 50% से ज़्यादा रिकवरी है, और सूबा सिंध ऐसा है जिसने WHO की हिदायत पर अमल करते हुए पॉपुलेशन का 1% जो है वो हमें तादाद में टेस्ट करने चाहिए, हम उससे ज़्यादा कर चुके हैं। 2,55,517 टेस्ट हो चुके, जिसमें 80% जो है वो गवर्नमेंट इदारों से हुए हैं, और पूरे पाकिस्तान में कोयटा पहले नंबर पे, केपी पेशावर दूसरे नंबर पे, लाहौर तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे इस्लामाबाद,
और अच्छा शैला साहबा, आप कराची में, आप सिंध में, जी आबादी के, आपकी डिटेल्स बहुत लंबी हो रही है शैला साहबा, उसके बाद आप अपनी बात कर लीजिएगा। जी आबादी के हिसाब से मैंने आपको बताया कि कोयटा, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, डेथ रेट सबसे ज्यादा कम कराची में, पूरे मुल्क में 2% डेथ रेट है और हमारा 1.7 है। हमारा ज्यादा इसलिए लग रहा है कि हम 8000 से ज्यादा एक दिन में टेस्ट कर रहे हैं। शैला साहब, आप कराची में, आप सिंध में किसी भी हॉस्पिटल में फोन कर लें और आप वहां पर ये पूछिए कि वेंटिलेटर और बेड दस्तयाब है, आपको लोगों की मुश्किल की जो अंदाजा है वो हो जाएगा कि लोग इस वक्त किस कर्ब से गुजर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। पहली बात तो यह है कि लोग अपने तौर पे क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें वेंट की जरूरत है। नहीं शैला साहबा, जिनको डॉक्टर्स भी सजेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर क्या बता रहे हैं कि कितने 100 मरीज भी नहीं है वेंट पे, 70 भी शायद पूरे वेंट पे नहीं है। पहली बात यह है कि हमें क्या परेशानी है कि हम उधर पंजाब में जो है वो टेस्टिंग किट्स नहीं है, लेकिन तो इंजेक्शन है एक्टिमरा क्या कहते हैं उसको, जो कि 17,000 का था वो 1.5 लाख तक का है और बाजार में दस्तयाब नहीं है। शैला साहबा, आप यकीन जानिए इस एक्सपीरियंस से हम लोग खुद गुजर चुके हैं। ना इंजेक्शंस मिल रहे हैं, ना वेंटिलेटर्स मिल रहे हैं, ना बेड्स मिल रहे हैं। आपको इस बात का अंदाजा है कि 4 घंटे में कितनी, 1 घंटे में 4 जाने जा रही हैं, यानी कि 15 मिनट में सिर्फ 1 जान। इसलिए अंदाजा है इस बात का कि मेरे अतराफ में जो लोग जिनको मैं बहुत पढ़ा लिखा समझती थी, उन्होंने कहा है कि कोई कोरोना नहीं है, ये सब चोचले हैं। मेरे घर में जितने मेट थे उन्होंने कहा नहीं हमें तो जाना है, ये तो छुट्टी का वक्त है, कोरोना वरोना कोई नहीं है। लोग जिस हालत में पहुंचते हैं वो देर कर चुके होते हैं और आज भी लोग ये लड़ रहे हैं कि दिल का दौरा पड़ता है तो कह देते हैं कोरोना से डेथ हो गई। भाई कोरोना सबसे पहले हार्ट टिश्यूज पे अफेक्ट करता है। अगर जिसको शुगर है कहेंगे इसको तो अब कब से शुगर थी, आपने कह दिया कि इसको कोरोना से डेथ हो गई, ये इसको तो टाइफाइड हो रहा था, आपने कहा कोरोना। उसमें ये चीज कैरियर ये लोग जल्दी बन जाते हैं। तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि ये किस वक्त गए हॉस्पिटल और क्या इनको वेंट भी फायदा दे सकता था। अच्छा शैला साहबा, मुझे ये बताइएगा कि 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने वेंटिलेटर्स के हवाले से कहा, आईसीयू बेड्स जो हैं 144 की आपने बात की, विफाक ने आपको 99 बेड्स दे भी दिए, इसमें से कितने वेंटिलेटर्स आपने एक्वायर किए ये हमें बताइएगा, और अभी इस वक्त कितने यूज में है ये भी बताइएगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, कराची में 113 है, अच्छा। हैदराबाद में 31 है, सक्खर में 24 है, लाड़काना में जो है वो 24 है। इस तरह ये टोटल 206 वो बेड हैं जिसमें वेंट अवेलेबल है पूरे सिंध में। इसके अलावा जो प्राइवेट, अच्छा शैला साहबा, आपने मुझे डिटेल से बताया, लेकिन जो आप देखिए वैसे वेंटिलेटर्स होंगे, लेकिन हमारा जो काम है वो ये है कि हमने कोरोना के लिए कितने जो हैं वो मुख्तस किए हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ कि कोरोना के लिए जो मुख्तस हैं वेंट वो इसी तरह थे जैसे मैंने शैला साहबा, ये अदादोशुमार हमारे पास भी हैं, आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स और हमारे में थोड़ा फर्क है। मैं ऐसा करती दूसरी पार्टी से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेती हूँ। हलीम आदिल शेख साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि ऑन ग्राउंड ये जो सिचुएशन है वो कैसी है, आपकी असेसमेंट क्या है? आप अगर खुद किसी अपने रिश्तेदार के लिए फोन करते हैं वेंटिलेटर के लिए, बेड के लिए, आपको आसानी से मिल जाता है? ऐसी सूरत हाल है? इशू ये है कि समाज जो कहना चाह रहा है और जो पिछले हफ्ते से दिखा रहा है, जो कॉल्स करके बता रहा है, आप शैला साहिबा से सवाल कर रही हैं, वो कह रही है बलूचिस्तान में ये हो रहा है, पंजाब में ये हो रहा है, इनसे कहें चाइना, अमेरिका, स्वीडन, लंदन, इटली सबका बताते हैं, सिंध का जवाब क्यों नहीं देते हैं? ऐसा नहीं हो रहा। मैं बताता हूँ, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है सिंध में। ये देखिए ना, ये है इनकी तरीका कार, ये इनका बात नहीं सुननी इन्होंने। शैला साहब, वो आपकी गुफ्तगू कब से सुन रहे थे, आप जरा उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे थे। ये इनको जो सिर्फ भाषण देख रही है, ये तरीका कार है इनका, हमने सुना है इनको, हमने इनको सुना है। आप अपनी टर्न पे बात कर लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा होगा, इस तरह से ना आपकी बात समझ पाएंगे ना उनकी बात समझ। जी हलीम आदिल शेख साहब, आप बोलिए। मैं कहता हूँ बड़े अफसोस की बात है, पढ़े लिखे लोग हैं, शैला बहन बड़ा ख्याल कीजिए, मैंने आपकी सुनी है, डॉक्टर साहब भी मौजूद है, ऐसा ना कीजिए। सिंध में 792 वेंटिलेटर में सिर्फ 17 वेंटिलेटर तो खराब है, 50 मरीज उसके ऊपर है, बाकी वेंटिलेटर मिल नहीं रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में 434 वेंटिलेटर है और प्राइवेट में 322, 36 वेंटिलेटर्स कैंटोनमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, जहां दिल करो। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इन्होंने पैसे दिए। सेवन अस्पताल में 12 करोड़
95 लाख रुपए अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट 7 में दिए हैं, 15 करोड़ उमरकोट के अंदर दे दिए हैं इन्होंने। उसके अलावा इन्होंने इंडस को 30 करोड़ रुपए दे दिए हैं। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि प्राइवेट हॉस्पिटल को इलाज करने के लिए इन्होंने 10 करोड़ अलग दिए हैं और उसको क्या कहते हैं आगा खान को 2 करोड़ रुपए दिए हैं। वो कहे कि जी प्राइवेट लोगों का इलाज करो, लेकिन वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं। लाख से 1.5 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल को पैसे गवर्नमेंट दे रही है, लोगों से ही पैसे ले रहे हैं। वेंटिलेटर नाफैद हो चुके हैं। वेंटिलेटर वफाक इनको वेंटिलेटर्स दे रहा है और जब इस वक्त भी 50 वजीर सिर्फ वेंटिलेटर के ऊपर मौजूद है और 792 वेंटिलेटर्स हैं, तो फिर मसला क्या है? ये प्रॉब्लम क्या पैदा किया? मिसमैनेजमेंट है इनकी, मिसमैनेजमेंट है। हाफिज नईमुर रहमान साहब, किस्सा मुख्तसरन बस ये है, मुख्तसरन सवाल सिर्फ ये है कि जो वेंटिलेटर्स, जी सिद्रा मेरी बात सुनिए प्लीज। इनको आपने पूरे 5 मिनट ये बात करती रही है। मैं बताना चाहता हूँ सिंध का तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने, इन लोगों ने। आज मैं बताना चाहता हूँ किसी अस्पताल में कोई डॉक्टर फुरकान शहीद का वाकया आपने देख लिया है और ये सिर्फ बातें करें। टेस्टिंग किट्स इनकी नाकारा है। टेस्टिंग किट्स वही है जिससे आपने देख लिया कि खैरपुर के अंदर 300 मरीज निकाल दिए जब प्राइवेट से चेक किया। और मैं पूछना चाहता हूँ 9,900 शैला साहब, आप माजरत के साथ आप इसके ऊपर मुस्कुरा रही हैं, आप मुस्कुरा रही हैं इसके ऊपर माजरत के साथ। शैला साहब, मामले की संगीनी को समझिए। खुदा ना खास्ता आपके किसी प्यारे को इस मुश्किल से गुजरना पड़े तो क्या आप कभी मुस्कुराएंगे? मैं तो कहती हूँ 100 मरीज भी वेंट पे नहीं है तो आपको वेंटिलेटर की परवाह क्या है? 100 मरीज भी वेंट पे नहीं है, लोग मर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं। ये अल्लाह माफ करे, आपकी वजह से मर रहे हैं क्योंकि आपके वज़ीर आज़म ने जो है वो लॉकडाउन को मजाक बना लिया। लोग मर रहे हैं, अरबों रुपए का बजट है, आपकी वजह से मर रहे हैं, इनके पास रहा है, आपकी वजह से मर रहे हैं, राशन दिया नहीं, आपकी वजह से मर रहे हैं, आपकी वजह से मर रहे हैं। आपने मजाक बना लिया लॉकडाउन को। पूरी WHO कह रहा है लॉकडाउन। हलीम आज़म शेख साहब, शैला रजा साहबा, माजरत के साथ हाफिज नईमुर रहमान साहब भी हमारे साथ हैं, उनको भी बात करने का मौका दीजिए। हाफिज नईमुर रहमान साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि आपके किसी जानने वाले को, आपके किसी अजीज़ो अकारिब को, दोस्त को किसी अस्पताल में बेड या वेंटिलेटर मिल रहा है? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ से तकरीबन 4 लोग कोरोना पे ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन इनको जरा ठंडे दिलो दिमाग से सोचना चाहिए। अभी ये कॉल करें और आम खातून बनकर कॉल करें और पूछें सिंध के तमाम अस्पतालों के अंदर, और कराची में यहाँ रहता हूँ इस शहर में, जिना अस्पताल पूछ लें, सिविल पूछ लें, जहाँ जहाँ जिन्होंने जितने नाम लिए उन सबको फोन करके पूछें कि मुझे हाई डिपेंडेंसी यूनिट के अंदर एक पेशेंट की हालत बिगड़ गई, मैं फलां डॉक्टर बोल रही हूँ और मेरा पेशेंट इस तरह का है, मुझे बताएं कहाँ बेड है। तो वहाँ से जवाब मिलेगा हमारे पास कोई बेड मौजूद नहीं है। ये वेंटिलेटर की बात करके जो है ना हम चीज़ों को कंफ्यूज कर देते हैं। 116, 14 जो भी वेंटिलेटर बता रही हैं उसमें से मुझे बताएं कि सरकारी अस्पतालों के अंदर इनमें से कितने हैं। अगर आप इंडस के भी अपने खाते में काउंट कर लें और प्राइवेट आगा खान के भी अपने खाते में काउंट कर लें तो काउंट तो आप सारे कर सकते हैं। एक में मेरी बात कर लेने प्लीज, फिर उसके बाद जो है ना आप बात कीजिएगा। देखें, ये पूछे ना कि हाई डिपेंडेंसी यूनिट में कितने लोग इस वक्त हैं। आप इनसे ये पूछे ना एक्सपो सेंटर जो ये बना रहे थे जिसके भी इश्तराक के साथ, उसमें जो है वो 11 पहले 10,000 बेड का कहा था, फिर 1,000 पे आए, फिर 600 पे आए, अब 85 लोग उसके अंदर थे। अब कह रहे हैं हम 140 जो है वो HDU बनाएंगे। तो आप मुझे बताएं कि ये फुटबॉल लोगों को ना बनाएं। अनफॉर्चुनेटली चूंकि हम जब इनसे हम ये बात करें तो इनके वुज़रा और ये लोग जो है ना पंजाब गिनवाना शुरू कर देते हैं, KP को गिनवाना और बलोचिस्तान। पंजाब के मैं उम्मीद करती हूँ हाफिज नईमुर रहमान साहब जो 2 जवाब आपने पूछे हैं, सवाल पूछे हैं स्पेसिफिकली, शैला रज़ा साहबा ये बताइएगा, एक तो इन सवालों का जवाब, दूसरा ये 26 फरवरी से लेकर अब तक कितने वेंटिलेटर्स आप लोगों ने एक्वायर किए हैं ये बताइए। अच्छा, मैं पहली बात तो ये कह दूं कि देखिए ये मुझे तादाद नहीं मालूम, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। जो मेरे पास रिटर्न है जो कि वजीर सेहत ने असेंबली के फ्लोर पे दिया है और वहाँ पे जो है हलीम आदिल जो थे अपनी स्पीच करके चले गए थे, इन्होंने कुछ नहीं सुना। मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हिंडस हॉस्पिटल को भी हम गिन रहे हैं तो हमने उनको फंडिंग की है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त आप स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखें तो वो आपको बताएंगे कि 1279 हॉस्पिटल्स पूरे मुल्क में बड़े हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल सिंध में हैं। 400 कुछ करके, अभी मेरे पास फिगर ऊपर नीचे हो गई है, मैं अभी बता देती हूँ, एक मिनट। 473 हॉस्पिटल जो हैं वो सिंध में है, ये हमारी कारकर्दगी है। और मैं आपको ये बताऊं, लेकिन शैला साहब मैं इस वक्त जो आपसे पूछ रही हूँ, आप बोल लें, अगर आपने बोलना है तो बोल लें, मैं सिर्फ ये बात आप बोलिए ना, लेकिन आप वो बोलिए जिसका मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। जो सवाल पूछ रही हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रही हैं। आप बोले, मैं नहीं बोल रही, मैं तो पेपर लेके बैठी हूँ जो मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिए। आप जो सवाल पूछ रही है मैं वो दे रही हूँ। जो आपने पूछा मैंने कहा ये मुझे नहीं मालूम।
अगर हम इंडस की बात कर रहे हैं तो इंडस हॉस्पिटल्स को हमने 300,796,000 रुपीस दिए हैं, जो कि कोरोना इमरजेंसी फंड के अलावा इससे हट के दिए ताकि वो अपनी सलाहियत को बेहतर कर सके। तो अगर हम इंडस में कितने वेंटिलेटर है, इंडस में कितने वेंटिलेटर है बताइए मुझे। सहूलत इंडस में कितने वेंटिलेटर है ये भी बताइए। हलीम आदिल साहब पूछ रहे हैं इंडस में कितने वेंटिलेटर है बताइए। अगर डॉक्टर ना कितने वेंटिलेटर की ऑडियो वायरल हो गई कि वो जाना नहीं चाहते थे, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो सिर्फ इतना जानते हैं, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को भी जो है वो पैसे दिए, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को भी 100 मिलियन दिए। तो अब जहाँ हमने पैसे दिए उनकी फैसिलिटीज को हम बात करेंगे कि हमारी फैसिलिटीज हैं। बताइए मुझे आवाज नहीं आ रही। कितने वेंटिलेटर है बताएं। शैला रज़ा साहब, हलीम आदिल शेख साहब पूछ रहे हैं कि इंडस में कितने वेंटिलेटर हैं ये बताइए, और जो डॉक्टर फुरकान जो वेंटिलेटर ढूंढते ढूंढते बेड ढूंढते जान से चले गए, इतने ही वेंटिलेटर्स इतने ही बेड्स हैं तो उनको क्यों ना मिला? इंडस में 15 वेंटिलेटर है और डॉक्टर फुरकान की भतीजी की ऑडियो वायरल हुई थी, वो नहीं जाना चाहते थे इंडस में, उनकी बात हो गई थी लेकिन वो नहीं गए। अच्छा शैला साहबा, हलीम आदिल शेख साहब ये पूछ रहे हैं कि ये 30 करोड़ क्या आपने 15 वेंटिलेटर्स के लिए दिए थे? 15 वेंटिलेटर 7 खराब। देखिए ये जो है अफसोस की बात है, बताइए ना कितनी टेस्टिंग और भी बहुत सी बातें होती है, सिर्फ बेड ही नहीं होता, मरीज को काफी सहूलतें देनी होती है, उसको एक अलग रूम के साथ एक वॉशरूम के साथ। या तो हलीम आदिल बोल रहे हैं या मैं बोल लूं या आप लोग बताइए। जिना में क्या है, सिविल में क्या है? मैं आपको पैसे का हिसाब दे रही हूँ। ये राशन पे सुप्रीम। हलीम आदिल शेख साहब, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब उनसे ले लें। जी शैला साहबा बोलिए। देखिए जी, हमने जो इंडस को पैसे दिए हैं ये नॉन कोरोना इमरजेंसी फंड से दिए हैं। ये जो डॉक्टर फुरकान कर रहे हैं, उनकी भतीजी की ऑडियो वायरल हो गई थी, उनके लिए इंडस में बात हो गई थी, वो उस दिन नहीं गए। उनकी बीवी कहती नहीं कि नहीं मैं नहीं ले जाऊंगी, और उनकी अपनी बहुत ज्यादा उनकी अपनी मिस्टेक थी। बाकी अगर आप ये कहना चाह रही हैं, देखिए कि अब्दुल्ला जो हमारे गुलाम मुर्तजा बलोच थे वो हॉस्पिटल ना, उनको सारी सहूलियात में असर थी, लेकिन डॉक्टर फुरकान ने खुद गलती की, वो नहीं गए। उनकी भतीजी की जो निदा है उनकी ऑडियो वायरल हुई है, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि मरीज नहीं डिसाइड करेगा कि फोन करके क्या वेंट है या नहीं, डॉक्टर ने बताना है ना। शैला साहबा, हाफिज नईमुर रहमान साहब जी कहिए। शैला साहबा दूसरों का पॉइंट भी आने दीजिए ना। जी हाफिज साहब, खुदा ना खास्ता किसी अजीज के अपेंडिक्स का मसला है और कराची में किसी भी अस्पताल के अंदर मुझे इलाज करा के दिखा दे और वो ये ना कहे कि मैं कोरोना का पहले टेस्ट कराऊंगा और उसका जवाब आएगा और टेस्ट में 7-7 दिन की लाइन लगी हुई है और प्राइवेट में 12,000 का टेस्ट है और जो है वो सरकार में तो अभी पता ही नहीं चल रहा। तो आप मुझे बताइए कि आम पेशेंट का भी ये हाल है कि कोई इमरजेंसी में नहीं। शैला साहबा वो एक अलग बात कर रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पर किसी को अपेंडिक्स का या कोई दूसरा इशू है, उसको भी पहले ये कहा जाता है कि कोरोना का टेस्ट करवा कर आए। इनके यहाँ कोई मैं बताऊं भाईजान, बात ये है कि ये यहाँ कुछ कमी मौजूद नहीं है। कोई इन्होंने हॉटलाइन ही नहीं बनाई हुई कि ये बता ही नहीं सकते कि कौन से अस्पताल में जगह है, कौन से पे नहीं है। नहीं शैला साहबा, शैला साहबा आपको बात करने का भरपूर मौका दिया गया है। आप जरा ये बात समझिए कि आपसे जब सवाल भी किया जाता है, आप सवाल में भी अपनी गुफ्तगू कर रही हैं। अब हाफिज नईमुर रहमान साहब को अब आपको बात करने का मुकम्मल मौका दिया, फिर हाफिज साहब का पॉइंट लिया, आप उनको मुकम्मल पॉइंट ले लेना। टेस्ट हमारे यहाँ मुझे बात करने दे, सुन ले। 2,55,000 से ज्यादा टेस्ट हमारे यहाँ हो, जरा देखिए दूसरे सूबों में हमसे 50% कम हुए। शैला साहबा तसल्ली से उनका सवाल ले लीजिए, फिर आप तसल्ली से जवाब दीजिएगा। जी हाफिज साहब, मेरा सवाल ये है कि इस वक्त अस्पतालों की पोजीशन ये है कि कोरोना पेशेंट हो या आम पेशेंट हो, सिंध हुकूमत ने ऐसा कोई निजाम वजह नहीं किया कि कोई हॉटलाइन हो जिस पर हम पूछ सकें कि भाई मेरा ये पेशेंट है, मुझे कहाँ एडमिट कराना चाहिए, कहाँ। आप ये कह रहे हैं ना कि आधे वेंटिलेटर हैं, लेकिन इस वक्त कोई ये गाइड करने के लिए तैयार नहीं है कि कहां पर वेंटिलेटर खाली है कि वहां पर ले जाया जा सकता है। कि डॉक्टर भी पूछेगा कि मेरा पेशेंट ऐसा है तो कोई जवाब देने वाला नहीं है। किसी आम मरीज को भी जो कि कोरोना के अलावा है, किसी को कोई इमरजेंसी हो गई है तो किसी अस्पताल में उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। इस वक्त एक ऐसी कैफियत है, मैं मतलब ये कोई आदादोशुमार गोरख धंधे का मसला नहीं है कि बजट से पहले जिस तरह आदादोशुमार दिए जाते हैं, ये वो चक्कर नहीं है। बात यह है कि प्रैक्टिकली इस शहर के अंदर, जो मैं कराची की बात करता हूं, मैं पूरे सिंध की बात अभी नहीं कर रहा,
ये मसला है कि इस वक्त आम पेशेंट भी, किसी भी मरीज को जो है वो जगह नहीं मिल रही, और कोरोना पेशेंट के लिए भी लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए कि सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। और हाफिज साहब, ये मान लेना कि मिस हैंडल हो रहा है मामला, जब लोगों की जान पर बनी है, तो इसमें कोई कबात नहीं है। शैला साहबा, एक महीने मैं जवाब दे दूं? हाँ जी, 1 महीने से ज्यादा का अरसा हो गया। वजीर सेहत साहब ने वादा किया था हमसे कि ये जो मैकेनिज्म है इस सूरत हाल में बनेगा, अभी तक इस पर कोई फॉलो बैक नहीं हमें मिला। अच्छा जी, देखिए मुझे नहीं मालूम कि आप लोग नहीं देखते, मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने उसकी वो ले ली थी पिक्चर। 992 के कुछ नंबर्स हैं जिनको दिया गया है कि उन पे आप बात कर सकते हैं कि अगर आपको मसला है। अपने DHO से आप बात कर सकते हैं कि अगर आपको मसला है। असल बात जो है, जो मेरी बिल्कुल जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है अभी तक समझ नहीं आ रही। देखिए, मेरे घर के बहुत सारे बच्चे कहूँगी, यंग डॉक्टर्स, जो कि मुख्तलिफ जगह पे कोरोना पे ड्यूटी दे रहे हैं। तरीक़ाकार ये रखा गया है कि अगर कोई नॉर्मल बीमारी है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई क्रॉनिक बीमारी में आ रहा है तो उसका कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। जब मैं ये कह रही हूँ कि 80% टेस्ट जो हैं वो गवर्नमेंट से हो रहे हैं। अगर आप ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में भी चले जाएं तो वहाँ पर भी लाइन लगी हुई है। अगर जिना में चले जाएं वहाँ पे भी लाइन लगी हुई है। और अगर हमारे डॉक्टर्स जो कि कोरोना में ड्यूटी नहीं दे रहे, वो भी, उनको कोरोना इसलिए हुआ कि जो एसिम्टोमेटिक या सिम्टोमेटिक लोग जा रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट नहीं कराया गया था। अभी भी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जान रही हूँ जो कि कह रहे हैं कि हमें बुखार आया था, हमने दवा खा ली, हमें एंटीबायोटिक ले ली। अगर मैं उनसे जाके कहूँ कि जी कोरोना करा लें तो वो कहते हैं भाई नाक में इतनी लंबी डंडी देते हैं कि बहुत तकलीफ होती है। हालांकि इसी कोरोना टेस्ट को 3 दफा, एक दफा असेंबली में आने से पहले, उससे पहले 2 दफा हमने कराया है। मैं आपसे कह रही हूं कि जब हमारे शैला साहबा, मैं जरा आपको CM सिंध की कुछ बातें हैं वो जरा दिखाना चाहती हूँ। तो शैला साहबा, ये देखिए 74 वेंटिलेटर सिंध को फराहम किए गए हैं। ये हमें दस्तावेजात बताते हैं। 16 अप्रैल को भी विफाक ने 20 वेंटिलेटर्स दिए हैं, 22 को मई को भी 2 वेंटिलेटर्स दिए हैं, लेकिन CM सिंध साहब कहते हैं हमें कल तक कोई वेंटिलेटर नहीं मिला था। उनका ये कहना था। शैला साहबा जी, मैं बिल्कुल बता देती हूँ। CM साहब सही कह रहे हैं। मैं देखिए, तसल्ली से सुने, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने लेने थे वो 276 लेने थे। उसमें से, अब तसल्ली से सुनिएगा अगर आपने सवाल पूछा है, 25 वेंटिलेटर लिए जा चुके हैं। 9 वेंटिलेटर्स 9 जून को ले लिए हमने। 30 वेंटिलेटर्स जो हैं वो 20 जून को लेंगे। 44 जो हैं वो 30 जून को लेंगे और 180 जो हैं वो जुलाई के एंड में। अब NDMA ने हमें 26, अब ये मैं दोबारा बता रही हूँ, NDMA ने हमें 26 वेंटिलेटर देने को कहा था जून के वीक में। अब मुझे नहीं मालूम, जब तक असेंबली का इजलास था नहीं मिले थे। ठीक है, इसके बाद मॉनिटर 12 स्क्रीन, ये हमने अपने तौर पर 345 जो है ये भी हमने 10 जून तक हमें मिल जाएंगी। 145 जो है वो हम ले चुके हैं। इसी तरह आप मुझसे जो पूछेंगी हम उसी तरह बता देंगे। मैं वही तो पूछ रही हूँ शैला साहबा, ये रसीदें चल रही है टेलीविजन स्क्रीन पर। अब मिल गए होंगे, मुझे नहीं मालूम। CM सही, आपको भी नहीं मालूम, CM सिंह को भी नहीं मालूम। क्या अजीब बात है शैला साहबा। देखिए, ये देखिए मेरे पास इसी तरह लिखा हुआ है, NDMA ने 26 देने थे जून के 1st या 2nd वीक में। अब अगर CM कह रहा है मुझे नहीं मालूम तो नहीं मिले, इसका मतलब। शैला साहबा, जहां एक एक लम्हा लोगों की जाने जा रही है, वहां पर इतनी गफलत, इतनी लाइल्मी। आप स्क्रीन पर देखिए सर, ये वो रसीदें चल रही हैं जो वेंटिलेटर्स मिल चुके हैं। जी देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट को जब मिलते हैं उनको पूरा देखा जाता है, वो चलने के काबिल हैं क्या नहीं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह मोबाइल एक्सरे 300 mAh बैटरी ऑपरेटेड NDMA ने कहा था कि ये प्रोवाइड की जाएंगी विद इन अ वीक ऑफ जून। अब मुझे नहीं मालूम ये मिल चुकी या नहीं। 16 अप्रैल से लेकर 6 जून तक वेंटिलेटर्स मिल चुके हैं शैला साहबा। वेंटिलेटर्स नहीं, NDMA ने 26 कहे थे और इसी वीक ये रसीद गलत है शहबाज साहबा? ये जो रसीद चल रही है ये गलत है क्या? अब मिल गए होंगे, क्योंकि मेरा CM आज जब इस्लामाबाद 16 अप्रैल से लेकर 6 जून तक वेंटिलेटर्स मिले हैं। इसकी रसीदें टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं। आप ये कह रही हैं कि अब मिले होंगे। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ 16 अप्रैल से।
आप मुझसे 16 अप्रैल की बात कर रही हैं ना, मैं तो आपसे जून की बात कर रही हूँ। ये इस तरह की बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। हमने हाफिज नईमुर रहमान साहब, मुझे मामला बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, या तो आपको हमें या तो शैला साहबा को समझ नहीं आ रहा, या सीएम साहब को समझ नहीं आ रहा, आपको आ रहा है क्या? चीजों के तो बात नाम यही है ना कि ये फिगर देने से मसला हल नहीं होगा। इनसे पूछें एचडीयू में कितने पेशेंट इस वक्त इनके यहाँ दाखिल हैं, ये नहीं बता सकेंगी, इसलिए कि इनको ये फिगर पता ही नहीं होगी। और वेंटिलेटर बिल्कुल आखिरी स्टेज होता है, उससे पहले तो बहुत बड़ी तादाद में ऑक्सीजन अगर प्रोवाइड हो जाए तो बहुत सारे पेशेंट स्टेबल हो सकते हैं कोरोना में, लेकिन इनके पास इसका प्रॉपर इंतजाम नहीं है। मुझे आप ये बताइए ना, अब्बासी शहीद अस्पताल जो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का बहुत बड़ा अस्पताल है, जो कि वेस्ट को भी एड्रेस करता है, सेंट्रल को भी करता है, उसमें पेशेंट लेने की गुंजाइश ही नहीं है। इवन वहां पर जो है वो एचडीयू तक नहीं है। आप वेंटिलेटर तो छोड़ दीजिए, एचडीयू भी नहीं है। अब आप ये कहेंगे वो केएमसी के तहत है, तो भाई केएमसी के तहत है तो इस वक्त तो इमरजेंसी है ना, तो इस वक्त तो आपको फैसिलिटेट करना चाहिए था। क्या कसूर किया है अब्बासी शहीद ने कि आपने उसमें जो है वो यूनिट नहीं बनाया? आपने जिना को जितनी बड़ी कैपेसिटी दे सकते थे वो आपने नहीं दी, आपने सिविल को जो कैपेसिटी दे सकते थे नहीं दी, आप एक्सपो सेंटर में नाकाम हो गए, आप नीपा का अस्पताल डेवलप नहीं कर सके, आप कोई अस्पताल नहीं बना सके। शैला साहब, मैं आपसे ये चाहूंगी कि आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें बताए, लेकिन ये जो रसीदें हम चला रहे हैं इस पर भी आप एक दफा कंफर्म कर लीजिएगा। और आपसे उम्मीद हम आखिर में यही चाहेंगे कि लोगों को इस वक्त जो सहूलियत चाहिए उनको वो दस्तयाब। मैं भी महल खड़े कर सकती हूँ, लेकिन मैं जब खड़े करूंगी, जब मैं देखूंगी कि मेरे पास मेडिकल ऑफिसर्स कितने हैं। शैला साहब, महल ना खड़े कीजिए, आप सिर्फ लोगों को वेंटिलेटर्स दे दीजिए, आप सिर्फ वेंटिलेटर्स दे दीजिए, लोगों को बेड दे दीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे शैला साहब बहुत कम रह गया, आपने वक्त दिया, आपने गुफ्तगू की, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हाफिज नईमुर रहमान साहब और हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया। नाजरीन, आगे बढ़ जाते हैं प्रोग्राम में। समा ने निजी अस्पतालों की जानिब से कोरोना के नाम पर करोड़ों का धंधा करने का मामला उठाया तो मुतासरा भी मंजर आम पर आने लगे हैं। समा ऐसे ही एक शहरी को सामने ले आया है जिसकी वालिदा कराची के एक अस्पताल में 15 दिन रही और जनरल वार्ड से वेंटिलेटर पर पहुंचने तक अस्पताल इंतजामिया ने 10 लाख रुपए से जायद रकम ले ली। कैंटीन में मेहनत मजदूरी करके बमुश्किल 23,000 रुपए माहाना कमाने वाले ने जुल्म की दास्तान जो खुद सुनाई है वो हम जरा आपको एक बार दिखाते हैं। नाजरीन, हैरत की बात है, 23,000 कमाने वाला शख्स जिसका बिल लाखों में बना दिया गया। फैसल खान से बात करते हैं। फैसल, ये बताइएगा कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन पर तो ताले लगे हैं, वो हम दिखा चुके हैं, कॉल्स करते हैं, नंबर बन जाता है, वो भी सुनवा चुके हैं। इन अस्पतालों से पूछताछ कौन करेगा? देखिए, फिल वक्त तो ऐसा लग रहा है कि सिंध में हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं। इस तरह के वाक़यात तवातुर के साथ आ रहे हैं। समा मामला उठा रहा है, दिखा भी रहा है, लोग खुद आके शिकायत कर रहे हैं और फिर उसकी चीज़ों के सबूत भी दे रहे हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन बनाया गया था, कल हमारी उनसे बात हुई थी, CEO जो डॉक्टर फरहाना मेमन है, तो उन्होंने कहा कि इस मामले को जब समा ने उठाया तो उसी वक्त इस पर जो है कार्रवाई का इंदिया दिया गया था। लेकिन अभी तक कोई किसी हॉस्पिटल पे बाकायदा नोटिस या नोटिफाई नहीं किया गया या कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ ज़बानी कलामी कहा गया था और उसके बाद कहा गया था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पहला वाक़या इस तरह के एक शहरी का सामने आना, उन्होंने राब्ता किया और उसके बाद अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई कि ये इस तरह का वाक़या उनके साथ हुआ। ये 23,000 रुपये कमाने वाला फैक्ट्री के कैंटीन में काम करने वाले एक शख्स की कहानी है और इस तरह दर्जनों कहानियाँ हैं जो रोज़ाना इस वक्त शहर के प्राइवेट अस्पताल में हो रही है और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। महकमा सेहत की जानिब से बात करें या फिर सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जो इसको देखता है, कोई इस हवाले से बात करने को तैयार नहीं। कहते हैं कि इस मामले पे देखेंगे, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। शहरी परेशान है। सरकारी अस्पतालों का हाल यह है कि वहाँ पर इंजेक्शन, अगर कोई इंजेक्शन जो आम मार्केट में वैसे 19,000 का मिल रहा था, अभी यह हाल है कि सरकार के हॉस्पिटल में भी वो इंजेक्शन नहीं है और वो वहाँ पे मरीज़ के अहल खाना को कहा जा रहा है कि ये इंजेक्शन आप बाज़ार से ख़रीद के लेकर आ जाएँ, तो कोई 70,000 रुपये, कोई लाख रुपए, इस तरह के उसके जो है ना रेट लगाए जा रहे हैं और उसके बावजूद वो आसानी से नहीं मिल रहा। इस वक्त गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ सिंध में नज़र नहीं आती। सिंध हुकूमत वैसे तो बड़े दावे करती नज़र आती है, लेकिन सवाल वही है कि जब इन्हें सब कुछ पता था तो इन्होंने इंतजामात किए क्यों नहीं। ये कहा गया कि जून में पीक आएगा। हाल ये है कि हॉस्पिटल्स में, फील्ड हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे हैं हम, हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं,
आपके इधर बिस्तर नहीं है, आईसीयू में इस वक्त बेड की जगह नहीं है। आप किसी भी हॉस्पिटल में इस मुतासिर शख्स की कहानी सुनने के बाद मुझे वो बात याद आ गई कि जब हम इंतजामिया से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो ये तासुर देते हैं कि निजी अस्पतालों में वही आता है इलाज करवाने के लिए जो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन ये सुनने के बाद अब इस बात से भी यकीन उठ रहा है। फैसल खान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। नाजरीन, सिंध में तो इलाज हो नहीं रहा, लेकिन पंजाब से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। तो नाजरीन, ऐसी सूरत हाल में एक अच्छी खबर भी सामने आ चुकी है कि लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने कोरोना वायरस के खिलाफ प्लाज्मा थेरेपी से 200 मरीजों का इलाज मुमकिन बना लिया है। माहिरीन ने वायरस से सेहतयाब होने वाले लोगों से प्लाज्मा अतिया करने की अपील भी की है और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में IgG का तरीका भी शुरू किया जा रहा है, जिसके जरिए कोरोना के मरीज की कुव्वत मुदाफत बढ़ाने के लिए उसमें एंटीबॉडीज इंजेक्ट की जाएंगी और मुल्क में कोरोना से हर घंटे में औसतन अमवात 4 हो रही हैं। ऐसे में लोग प्लाज्मा डोनर्स की तलाश कर रहे हैं ताकि मरीज को बचाया जा सके, मगर यहाँ बहुत सी पेचीदगियां भी हैं जिनकी निशानदेही करवानी जरूरी है। हर मरीज को प्लाज्मा नहीं लगाया जा सकता। बहुत से ऐसे केसेस सामने आए जहां लोगों ने मामूली अलामात पर भी प्लाज्मा डोनर से राब्ते शुरू कर दिए, लेकिन डोनर्स के नंबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और लोगों ने इतना तंग किया कि अक्सर अफराद ने प्लाज्मा अतिया करने से ही इनकार कर दिया। बास प्लेटफॉर्मर्स पर प्लाज्मा डोनर्स की फेक लिस्ट ज़ेरे गर्दिश है, जिसमें शामिल नंबर्स या तो बंद हैं या फिर ऐसे लोगों के हैं जिन्हें कभी कोरोना ही नहीं हुआ। ये सूरत हाल मरीज के घर वालों के लिए निहायत परेशान कुन है, क्योंकि इस तरह पहले से परेशान इन लोगों का मजीद वक्त ज़ाया होता है। और एक बड़ा मसला ये है कि प्लाज्मा डोनर्स और प्लाज्मा थेरेपी की सहूलत बड़े शहरों में तो मौजूद है, मगर छोटे शहरों में ये सहूलत है ना ही डोनर्स मौजूद हैं। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये कि बेशतर सेहतयाब मरीज प्लाज्मा अतिया करने को तैयार ही नहीं। लोग प्लाज्मा अतिया करने से क्यों घबरा रहे हैं, किन मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है? प्रोफेसर जावेद अकरम मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस मामले पर बात करते हैं। जावेद अकरम साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किन मरीजों को प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है, किन मरीजों के अंदर ये प्लाज्मा डोनेट होना चाहिए, किस सूरत में राब्ता करना चाहिए? बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपने बहुत अच्छी बातें की। जो हमें भी लिस्ट मिलती है वो हम कोशिश करते हैं उन डोनर्स को बात करें, और जैसे आपने कहा कि वो मजाक उड़ाया जा रहा है इस बीमारी का। देखें, ये जो बीमारी आई, ये एक वबाई सूरत हाल आई, और ये मेरा ख्याल है जब से पाकिस्तान बना है ये उसका सबसे बड़ा चैलेंज है, क्राइसिस है हमारे लिए। और इसको हमने बिल्कुल अभी तक मजाक समझ रहे हैं और हम फुल अप्रैल फूल बना रहे हैं। और उसमें वो जैसे आपने कहा बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये वायरस जो है ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर है। मुस्लिम मेरा यकीन है कि नहीं आई और अल्लाह की मर्ज़ी से ही जाएगी। तो अल्लाह ने ये इसलिए लाए हैं कि वो देखना चाहते हैं कि सिद्रा इसमें क्या रोल प्ले करती है और डॉक्टर जावेद अकरम और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और समा क्या रोल प्ले करता है। बिल्कुल। तो देखें, ये जो आपने एक मेरे भाई की दास्तान सुनाई जिसकी वालदा इंतकाल कर गई, तो वो उस हॉस्पिटल की भी आजमाइश थी और कि वो क्या करता है। तो इस तरह ये देखें, आज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में हमारा सिंडिकेट का इजलास था और ज़ाहिर है मैंने ही चेयर किया, और एक हमने बहुत बड़ा फैसला लिया जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ कि हमारे 60 के करीब हॉस्पिटल्स हैं, बहुत बड़े, 550 बेड के थ्रू आउट पाकिस्तान जी, उन मेडिकल कॉलेजेस के जो उनमें अक्सर को ताले लगे हुए हैं। तो हमने आज ऑर्डर किया है कि वो 24 घंटे बाद में खुलेंगे, और 150 हॉस्पिटल ये प्राइवेट सेक्टर के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि बहुत इनकम वाली चीज़ है, उनको पाबंद किया है कि हम 48 घंटे बाद जाके मैं ख़ुद चेक करूँगा कि वो 150 हॉस्पिटल्स के जो बेड्स हैं वो आबाद होने चाहिए और वहाँ मरीज़ हमें मौजूद होने चाहिए कोरोना के, और 10 वेंटिलेटर के बेड होने चाहिए। तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं और हम ले रहे हैं। डॉक्टर जावेद साहब, प्लाज्मा का था, हाँ जी, इसमें ये सवाल ये भी है कि क्या कोरोना का हर सेहतयाब मरीज प्लाज्मा अतिया कर सकता है? दूसरा ये कि सेहतयाब शख्स कितने रोज बाद ये प्लाज्मा अतिया कर सकता है, और एक सेहतयाब फर्द कितनी बार ये प्लाज्मा अतिया कर सकता है? देखें सिद्रा, हमारा आपने 2 चीज़ों की बात की जो हमारी यूनिवर्सिटी कर रही है, प्लाज्मा थेरेपी और कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा, और उसके बाद आईजीजी हम उसी प्लाज्मा से निकालते हैं। तो बात तो ये है कि वो जो प्लाज्मा हम पूरा नहीं देते उसमें से आईजीजी हम हार्वेस्ट करके सिर्फ आईजीजी लगाते हैं। तीसरा जो हम अब काम करने जा रहे हैं और अल्लाह हमें उसमें कामयाब करे, उसमें हमारा इन्कसार ख़त्म हो जाएगा डोनर पे, बिकॉज वो हम माइस से सिंथेटिकली बना रहे हैं एंटीबॉडीज़, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ह्यूमन हाइब्रिडोमा टेक्निक से, कि माइस को हम
एक कंटेनर के अंदर जो 60 फुटा कंटेनर है उसमें इन्फेक्ट करेंगे वायरस और उम्मीद करेंगे कि वो हमें एंटीबॉडीज़ बना दे। तो इसलिए वो शॉर्ट टर्म ये एक आजमाइश है इनके लिए, ये अपना सदका समझें जो रिकवर कर गए हैं, जो कम अज़ कम उनको रिकवर किए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, 2 हफ्ते हो चुके होने चाहिए, उनका टेस्ट RT-PCR 2 हफ्ते पहले नेगेटिव होना चाहिए और उनको कोई कोरोना की कॉम्प्लिकेशन ना हुई हो, वो ना वेंटिलेटर पे रहे हों, ना उनको कोई ऑर्गन डैमेज हुआ हो और वो पूरी तरह सेहतमंद हों। हम उनके टेस्ट करते हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ जी। डॉक्टर जावेद साहब, जिस तरह आपने कहा कि इनको ये सदका समझकर करना चाहिए, लेकिन सूरत हाल पता है क्या है, वो ये है कि सेहतयाब मरीज प्लाज्मा अतिया करने से घबरा रहे हैं। अगर घबरा रहे हैं तो क्यों घबरा रहे हैं? आप उनको कुछ तसल्ली दें कि प्लाज्मा अतिया करने से उनको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि एक दूसरा शख्स उनकी वजह से सेहतयाब होगा। एब्सोल्युटली। और दूसरा ये मैं बताऊं कि देखें, प्लाज्मा एक समझने वाली चीज़ है, एक छोटी सी मशीन है प्लाज्मा फेरेसिस की, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम 40 साल से मैं 4 मुल्कों में करके आ रहा हूँ ये थेरेपी। तो हम उसके आराम से वेन से ब्लड पूरे का पूरा लेते हैं, उस मशीन से गुजरता है जो बहुत एक्सपेंसिव है, और उनका पूरा ब्लड उनको वापस मिल जाता है। सिर्फ उसमें से जो पानी है, लिक्विड पार्ट है, वो मशीन रख के एक बैग में ले लेते हैं हम। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर डोनर, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर रिसिपिएंट। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ उन मरीज़ों में कंसिडर करना चाहिए जो क्रिटिकली इल हैं, जो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे जा चुके हैं, कई दिनों से वेंटिलेटर पे हैं, उनके ऑर्गन डैमेज हो गए हैं। उसमें हरगिज़ फ़ायदा नहीं होगा। उसमें बहुत सारे जज्बाती हमारे बहन भाई आते हैं कि मेरी माँ मर रही है, आप प्लाज्मा दे दें। हम उनको दे देते हैं, लेकिन साथ बता देते हैं, उनकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, लेकिन बता देते हैं कि उनको पछतावा ना हो। अच्छा डॉक्टर जावेद साहब, एक यहाँ पर अवामी वहम है, उसको भी दूर कीजिएगा। ये बताइएगा कि एक शख्स जिसको कोरोना हुआ वो सेहतयाब हो गया, क्या उसको दोबारा भी कोरोना हो सकता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि वो तो उस इंसान की जिसको कोरोना हुआ और रिकवर कर गया अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी तो हम एंटीबॉडीज़ दूसरों को दे रहे हैं कि उनको भी वायरस, उनकी भी नलीफाई हो जाए, जो मौत, ज़िंदगी और मौत के कश्मकश में मुब्तला हैं, जो क्रिटिकली इल हैं, और उनको हम वेंटिलेटर से बचाने के लिए प्लाज्मा दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा इसका एस्पेक्ट है कि जो वेंटिलेटर पे जाने वाले हैं पेशेंट, उनको ये लगाते हैं। जो आपने कहा वो देखें, मैं आपको ये बताऊं कि अब सिद्रा हमने डेफिनेशन बदल दी। मैं एज ए प्रैक्टिसिंग फिजिशियन इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। तो मुझे एक मरीज़ आई अभी, उसकी माँ को कोरोना हो गया था और आज उसको भी अलामात थी। उसको देखा विद प्रॉपर प्रोटेक्शन, तो उसको कहा अब आपको टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को हाउस बाउंड कर लें, आइसोलेट हो जाए, अपनी मालदा के कमरे में शिफ्ट हो जाएं। वो पॉजिटिव है, आप दोनों पॉजिटिव इकट्ठे रह सकते हैं। तो इसलिए अब टेस्टों की अफादियत तकरीबन हमारे कम होती जा रही है, क्योंकि हम क्लिनिकल डायग्नोसिस कर रहे हैं। डॉक्टर जावेद साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है मेरा, हम अब जी जो आपने ये सवाल पूछा, मैं 1 सेकंड में इसका जवाब दे दूं। देखें, जो आपने RT-PCR कराया वो नेगेटिव हो गया, आपने बाद में दोबारा PCR कराया वो पॉजिटिव हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोरोना दोबारा हो गया है। इसका मतलब ये है ये वायरस आपकी टूट फूट गई है बॉडी में, और उसके ज़र्रात मौजूद हैं जो हमारा PCR पिक कर लेता है, क्योंकि हम एम्पलीफाई करते हैं PCR से इस वायरस को, कई गुना एम्पलीफाई करके एक्सट्रैक्ट करते हैं और एम्पलीफाई करके इसको एनालाइज करते हैं। तो उसकी वायरस का इतना सा बिट जो स्प्लीन से आ जाता है ब्लड में, वो हम पिक कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुदा ना खास्ता आपको कोरोना दोबारा हो गया। डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे से ये वाजे कर दिया कि जो प्लाज्मा है इसको डोनेट करने से डोनर को कोई नुकसान नहीं होगा, आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, सदका जारिया समझ के अपना और दूसरों का ख्याल रखें। और ख़ासकर जब आपको खुदा ने ये एक अहलियत दे दी है कि आपकी वजह से किसी और का इलाज हो सकता है, तो ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आपने शो में वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के शो में बड़े अहम मामलात हमने उठाइए, लेकिन आज के शो का वक्त ख़त्म होता है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।